हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इसके 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने फजांस रूल के साथ में बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को सीखा था कि किस तरह से बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, लुईस एसिडिक, लुईस बेसिक कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक हम बात करें, पहले कुछ डिस्कशन देख लेते, टॉपिक देख लेते हैं हम। हमारी क्लास का आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उसी के साथ ही बॉन्ड ऑर्डर और लास्ट में एक और पॉइंट हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी। और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं। पहले हम थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे और आगे चल करके हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और जैसा कि हमने हर क्लास में हाइब्रिडेशन की क्लास थी, उस समय हाइब्रिडेशन की शॉर्ट ट्रिक देखी हमने। उसी के साथ ही आगे चल करके हमने जब पोलराइजेशन पढ़ा मीन्स फजांस रूल, तो फजांस रूल को भी समझा। डायरेक्टली एक छोटा सा पॉइंट कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग के लिए भी एक छोटा से पॉइंट को हमने समझा था। अभी तक यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं रिवाइज किए हैं तो एक बार पहले उसे रिवाइज करिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करिए। आज का लेक्चर वैसे पुराने किसी भी लेक्चर्स के साथ में लिंक नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी होना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चैप्टर हम शुरू करें, सेशन स्टार्ट करें उससे पहले वापस वही अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें बच्चों। कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, रेगुलर अपडेट्स आएंगे, लेक्चर मिस नहीं होंगे और आप जो भी चैप्टर आपका चल रहा है वो कंटिन्यू आप चैप्टर को देख पाएंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन, आकाश बायजूस ऐप की यदि बात करें तो 14 डे फ्री ट्रायल भी है, तो एक बार यूज़ करके ट्राई करके ज़रूर देखें और कुछ कंटेंट अच्छे पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे जिसकी हो सकता है आपको ज़रूरत लगे। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक आज का बॉन्ड पैरामीटर्स। ध्यान रखें बॉन्ड पैरामीटर का मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को बिल्कुल ध्यान से समझें। बॉन्ड पैरामीटर का सिंपल सा मीनिंग है बॉन्ड से रिलेटेड। बॉन्ड के कौन सी बात करें, दो एटम के बीच के बॉन्ड की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे आज को हमें समझना है। और बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से बच्चे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इन पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को आप लेते चलेंगे तो जहां तक मुझे लगता है शायद आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए कौन कौन से बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर, यही हमें पॉइंट को समझना है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड के बीच के एंगल की यदि बात करें, ए बी जैसे हमें लिया गया है, सेंटर एटम ए ले लिया, सराउंडिंग एटम बी ले लिए गए, तो इनके बीच के एंगल को नाम दे दिया जाएगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम ले लिया बच्चों और इस दो एटम के बीच में, ये पहले एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इन्हीं दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कहा जाएगा बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। और यहीं पर हमें क्या समझना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ को भी समझना है। इसके बाद आएगा बच्चों बॉन्ड एनर्जी। इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहा जाएगा बॉन्ड एनर्जी कहा जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। एंड लास्ट वन, बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। ए सिंगल बॉन्ड ए, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से बी डबल बॉन्ड बी ले लिया जाए, जैसे हमने क्या लिया था, ए सिंगल बॉन्ड ए, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 1। उसी की जगह यहाँ पर कितने हैं, बी और बी के बीच में कितने हैं, 2 बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले लिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स
नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड्स होंगे वही कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो एक जनरल ओवरव्यू देख लिया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ये एक जनरल कुछ पैरामीटर्स हैं, उसका मीनिंग आपको समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इनके सभी के कॉन्सेप्ट को हमें साथ साथ में लेकर के चलना है। सबसे पहले एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे हम बात करें, यहाँ पर एक हमने सेंट्रल एटम मान लिया, ये ए सेंट्रल एटम है, ये बी है और ये बी है। ए के ऑर्बिटल ने, देखिए आप यहाँ से, ए के ऑर्बिटल ने बी के साथ ओवरलैप किया है, तो यहाँ पर इनके बीच के एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, बॉन्ड एंगल कहा जाएगा। इस केस के अंदर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना दिखाई दे रही है आपको, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किस किस पर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन को भी, चलिए यहीं पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट, ताकि आगे समझना हमारे लिए आसान होगा। याद करिए बच्चों, sp हाइब्रिडेशन था, sp हाइब्रिडेशन, इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना था, 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडेशन, आपको याद हो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना था, 109.28 डिग्री। तो ये कुछ बॉन्ड एंगल है, sp, sp2 एंड sp3, 180, 120 एंड 109.28। तो देखिए आप हाइब्रिडेशन से भी बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। इसी से हम एक छोटा सा रिलेशन भी बनाते हैं। जैसा कि आपको हमेशा समझाए कि हमें एक बार कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसी को समझ रहे हैं बच्चों। sp हाइब्रिडेशन s परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कितना आएगा बच्चों, 50%। sp2 में s परसेंटेज 33.33% और sp3 में s परसेंटेज कितना होगा, 25%। तो आप देखिए यहाँ से यदि हम कंपेयर करें यहाँ से इन तीनों को, sp, sp2 और sp3, पहला sp फिर sp2 sp3, आप देखिए यहाँ से s परसेंटेज यदि डिक्रीज हो रहा है, पहले 50 था, फिर 33.33%, उसके बाद कितना आया, 25%। s परसेंटेज यदि डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप एक रिलेशन बना सकते हैं आगे चल करके कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल भी चेंज होता जा रहा है। हमने हाइब्रिडाइजेशन की जगह एक पॉइंट ले लिया बच्चों, कौन सा, s परसेंटेज। सेम है, चाहे आप हाइब्रिडेशन से देखिए चाहे s परसेंटेज से देखिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। s परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन की एक सिंपल सा पॉइंट आप समझना चाहें, देखिए OF2 ले लेता हूं मैं, जिसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन की साइज स्मॉल साइज है। किससे स्मॉल साइज है, OCl2 ले लेते हैं बच्चों, दूसरा OCl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन लार्ज साइज है। तो इस बार आप देखोगे यहाँ से, तो क्लोरीन और क्लोरीन जब लार्ज साइज है, लार्ज साइज होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होते ही बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। तो ये है आपका स्टेरिक रिपल्शन। OCl2 में बॉन्ड एंगल की वैल्यू OF2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, इसे भी समझना चाहें आप, देखिए यहाँ से यदि आपके पास में ये 4 सिग्मा बॉन्ड ले लिया हमने, तो ये सभी तो क्या है बच्चों, ये सारे हैं बॉन्ड हैं। यहां पर रिपल्शन कौन सा है, यहां पर रिपल्शन है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन इसी की जगह यदि आप एक लोन पेयर ले लीजिए यहां से, तो इस बार रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। पहला कौन सा था, पहले था बॉन्ड पेयर, अब कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अकॉर्डिंग टू VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन इससे कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। यदि रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड पास में आएंगे, ये रहा देखिए दोनों तरफ रिपेल कर रही है। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड पास आ गए, पास आते ही बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको चेक करना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल
डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कुछ हम रिलेट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल को। और ध्यान रखें, यदि यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, एस परसेंटेज आ गया, स्टेरिक रिपल्शन आ गया, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आ गया बच्चों, और भी देखते हैं अभी हम, तो आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बॉन्ड एंगल वेरिएशन किसके कारण हो रहा है। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आते हैं तो आपको कोई ऐसा रिलेशन कि डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से आपको कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, और आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आपका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और देखते हैं बच्चों, और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस सेंट्रल एटम। नेक्स्ट फैक्टर, इससे कैसे अफेक्ट होता है उससे भी ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे हम बात करें एन, एक हमने कंपाउंड ले लिया यहाँ से, जिसमें है हमने ये बॉन्ड ले लिया है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, HPH बॉन्ड को और HNH बॉन्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो आपको यदि याद हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस, कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि नाइट्रोजन इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। किससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, फॉस्फोरस से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये लीजिए, अब जब ये मोर अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन पास पास में है, तो यहां पर होगा बच्चों मोर रिपल्शन। और यदि यहां पर ज़्यादा रिपल्शन है, रिपल्शन ज़्यादा होगा बच्चों, तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। इससे आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि बॉन्ड एंगल किस तरह से वेरिएशन आ रहा है। और ध्यान से देखिए, और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करता है उसे देखिए। यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लोरीन, जो एग्जाम्पल आपको अभी समझाया था, उसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं यहाँ से। अब आप देखिए, यहाँ से हमें कंपेयर करना है OF2 और OCl2 को कंपेयर करना है। इस बार फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों, और क्लोरीन की कम है। तो चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करिए, या फिर मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था कि फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, क्लोरीन की साइज ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करते ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि साइड एटम बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम से भी आप इस रिलेशन को बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से आप समझना चाहें तो उसे भी समझिए कि इस बार ऑक्सीजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बार इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसा ऊपर समझा था उसी तरह से समझा रहा हूं मैं। फ्लोरीन इस बार अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले यदि पास पास में थे, अब थोड़ा सा डिस्टेंस पर चले गए बच्चों, ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्शन कम होगा। तो उससे भी आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम पर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग पर बच्चों। बैक बॉन्डिंग से किस तरह से अफेक्ट होता है उससे भी आप देख लीजिए यहाँ से। BF3, यदि BF3 में बैक बॉन्डिंग ना होती, तो उस कंडीशन में आप देखिए बोरोन हाइब्रिडेशन कौन सा है बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, लोन पेयर जैसे ही डोनेट करेगा, तो आप देखिए यहां से इसके पास में कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक फ्लोरीन डोनेट कर रहा है, उसी तरह से ये भी हो सकता है दूसरा फ्लोरीन डोनेट कर ले, इसी तरह से ये भी हो सकता है तीसरा फ्लोरीन डोनेट करे। तो ये है आपका बैक बॉन्डिंग फिनोमिना। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ तो आप देखिए यहाँ से बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। और ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना
सेंट्रल एटम के साथ में, ये भी अफेक्ट करेगा इसके बॉन्ड एंगल को। तो इसे भी अभी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड एंगल से बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होते हैं। मेजोरिटी ऑफ पार्ट मैं आपको अभी समझा चुका, वापस से देख लीजिए। हाइब्रिडेशन पहला, कि किस तरह से एस परसेंटेज से आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड, स्टेरिक रिपल्शन का पॉइंट आ गया। थर्ड आ गया नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फोर्थ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। फिफ्थ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। एंड सिक्स्थ वन इज द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से किस तरह से अफेक्ट होगा उसे अभी डिटेल में आगे चल करके हम लेते हैं आज ही की क्लास में। तो जहां तक मुझे लगता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम बॉन्ड एंगल के वेरिएशन को समझ रहे हैं। तो चलिए बच्चों एक एक करके समझते हैं, जो भी पॉइंट मैंने समझा उसे डिटेल में वापस लेते हैं। हाइब्रिडेशन के लिए जैसा कि आपको समझाया कि एस परसेंटेज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। वापस देखिए, sp, sp2, sp3। एस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर sp में एस परसेंटेज कितना है 50%, sp2 में 33.33%, sp3 में एस परसेंटेज 25%। और यहाँ से हम कहें यहाँ से कि एस परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में, sp में। और बॉन्ड एंगल यदि आप कंपेयर करना चाहें तो बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर कितना है 120 डिग्री और यहाँ पर कितना है 109.28 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिसमें एस परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा बच्चों। तो ये है हाइब्रिडेशन या फिर एस परसेंटेज से बॉन्ड एंगल का वेरिएशन। जो पॉइंट अभी आपको सिखाया सेम उसी तरह से इस रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू -1/n। यदि यहाँ पर भी आप जैसे n क्या है यहाँ पर sp पावर n, sp2 होगा n की वैल्यू 2, sp3 होगा n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके भी अल्फा, अच्छा यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और n क्या है हाइब्रिडेशन इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है sp3 sp2 जो भी पॉइंट आ रहे हैं, sp3 आ रहा है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, sp2 होगा तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देखेंगे तब भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको सिंपल सा तरीका समझाया था कौन सा, एस परसेंटेज। सेकंड आता है बच्चों स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ से, जैसा कि मैंने समझाया था अभी उसी एग्जाम्पल को मैं वापस ले लेता हूँ। OF2 और OCl2, फ्लोरीन स्मॉल साइज है, क्लोरीन कंपेरेटिवली लार्ज साइज है। यदि क्लोरीन लार्ज साइज है तो स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा और रिपल्शन ज़्यादा होते ही दोनों बॉन्ड दूर दूर चले जाएंगे। और जैसे ही दोनों बॉन्ड दूर दूर गए बॉन्ड एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। जितना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन, या फिर चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। जो अभी आपको पॉइंट समझाया आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। OF2, OCl2 एंड OBr2। आप में से बच्चों कोई बता सकता है इन तीनों में से बॉन्ड एंगल, अभी आपको पॉइंट समझाया उसी से रिलेट करना है, इन तीनों में से बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका होगा। या फिर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप ट्राई करिए कि ऑर्डर क्या बनना चाहिए बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ से किस तरह से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन स्मॉल साइज, क्लोरीन लार्ज साइज, ब्रोमीन और ज़्यादा बड़ी साइज। जितनी ज़्यादा लार्ज साइज होगी बच्चों, जितनी ज़्यादा लार्ज साइज होगी बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतने ही ज़्यादा। तो OBr2 बॉन्ड एंगल ज़्यादा, OCl2 OF2 बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो इस तरह से आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। देख सकते हैं यहाँ से OF2 में बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ से फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल 103, नेक्स्ट 110 और नेक्स्ट वन इज OBr2 में बॉन्ड एंगल 112 डिग्री। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। देखिए आप स्टार्टिंग में हमने जो कोर कॉन्सेप्ट समझा था उससे आप देख पा रहे होंगे कि अब आपके क्वेश्चंस बहुत ही या फिर टॉपिक बहुत स्मूथली चल रहा है, क्योंकि आपको पॉइंट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से अप्लाई करना है।
देखिए यहाँ से नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी आप देखेंगे CH4 NH3 एंड H2, हाइब्रिडेशन तीनों में ही कौन सा है, तीनों में ही sp3 हाइब्रिडेशन है। लोन पेयर की बात करें तो CH4 में 0 लोन पेयर, NH3 में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, H2 में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। ये है नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड एंगल की बात करें हम, बॉन्ड एंगल 109.28 CH4 में, NH3 107 और H2 बॉन्ड एंगल 104.5। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से कि लोन पेयर का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ये आपका रिलेशन आ गया। क्यों आता है, रीजन एक बार फिर देख लेते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं आप लोग, यदि एक लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, एक लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, एक लोन पेयर यदि इंक्रीज हो रहा है तो देन उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल की वैल्यू 2 to 2.5 डिग्री डिक्रीज हो जाती है बच्चों। तो देखिए यहाँ से CH4 सारे ही कौन से, सारे ही बॉन्ड कौन से हैं, बॉन्ड पेयर, सारे ही सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर आ गया, और H2 की बात करें तो H2 के पास में 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हमने यहाँ पर बना दिया, एक लोन पेयर यहाँ पर बना दिया बच्चों। तो अब आप देखिए यहाँ से कि जैसे ही लोन पेयर आ गया, रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। पहले कौन सा रिपल्शन था, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन था। अब कौन सा रिपल्शन आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि रिपल्शन इंक्रीज हुआ है। कौन सा रिपल्शन इंक्रीज हुआ बच्चे, लोन पेयर का बॉन्ड पर रिपल्शन बढ़ गया है। जैसे ही लोन पेयर का बॉन्ड पर रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड पास पास आ जाएंगे, और बॉन्ड पास पास आते ही बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। और आप इस वैल्यू से भी देख सकते हैं कि लोन पेयर बढ़ता जा रहा है बच्चों, और लोन पेयर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बच्चों। तो ये था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। जो एग्जांपल समझा है उससे भी आप देखिए, CH4 में 109 के आसपास का बॉन्ड एंगल है, H2O में, NH3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन 107, एंड H2 में बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5। रिलेशन बताया, पहले देखिए यहाँ से कौन सा है, यहाँ पर है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक लोन पेयर के आते ही इस बार कौन सा रिपल्शन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और 2 लोन पेयर आते ही लोन पेयर रिपल्शन भी हो गया, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी बच्चों। तो ये है नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एंगल का रिलेशन। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और साथ ही मैंने आपको एक पॉइंट समझाया, सेम हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए, बट एटलीस्ट 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। इन दोनों का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग एक बार समझिए। जैसा कि अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि NH हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और फॉस्फोरस हाइड्रोजन फॉस्फोरस, इस बॉन्ड को हमने समझा था। एक एक लोन पेयर दोनों पे मान लीजिए, एक एक लोन पेयर दोनों के पास है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, मोर रिपल्शन। यदि रिपल्शन ज्यादा है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा, इस बार बॉन्ड डिस्टेंस पर थोड़ा सा दूर जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा दूर जाएगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहां से कह सकते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। अब आता है, अब यदि हम बात करें बच्चों कि लोन पेयर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, यहां से देखिए BCl3 और AlCl3, यदि हम इन दोनों के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें, तो हाइब्रिडेशन तो सेम है, लेकिन अब यदि आप बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दिख रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोरोन या एल्यूमिनियम के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी 120 होगा और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 आएगा। इसीलिए हमने लिखा कि लोन पेयर सेम होना चाहिए, बट एटलीस्ट 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, तभी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था एक छोटा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट।
तो बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, आप में से इसे सॉल्व कर पाएंगे जहां तक मुझे लगता है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। OCl2 यानी Cl2O, Cl2S और Cl2Se, इसमें यदि आपको बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है तो Cl2S, Cl2O, Cl2S, सराउंडिंग एटम सेम है। लोन पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सल्फर के पास में भी लोन पेयर, सेलेनियम के पास में भी लोन पेयर। हमें एटलीस्ट 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, एक लोन पेयर चाहिए था, हमें मिल गया। इसके बाद आपका रिलेशन क्या था? रिलेशन था बॉन्ड एंगल इज इनवर्स, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा बच्चों। किस तरह से डिपेंड करेगा? अभी आपने समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों? Cl2 सबसे ज़्यादा, Cl2S और Cl2Se। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों? कौन सा ऑर्डर चाहिए आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही पॉइंट मैंने अभी आपको OF2 और OCl2 के केस से भी समझाया था। चाहे आप उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करिए, चाहे आप इसी को इसके स्टेरिक रिपल्शन से, साइज से कंपेयर कर लीजिए, दोनों केस से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीज किसकी? फ्लोरीन क्लोरीन में से किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। तो इससे भी आप देख सकते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी होना चाहिए। लोन पेयर का नंबर सेम होना ही चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे बच्चों। और रीज़न भी समझा मैंने, फ्लोरीन की EN ज़्यादा है तो उससे होगा क्या? फ्लोरीन की EN ज़्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते ही रिपल्शन कम हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ से। इस बार सेंट्रल एटम PF3, PCl3, PBr3 और PI3। सेंट्रल एटम सेम है, सबके पास एक एक लोन पेयर भी है बच्चों। इस बार चेंज क्या है? इस बार साइड एटम चेंज है। और अभी आपने सीखा कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा बच्चों। और या फिर इसी को ही हमने स्टेरिक रिपल्शन से भी देखा था। आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो PI3, PBr3, PCl3 और PF3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आप बहुत ही आसानी से बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल देखना चाहें तो आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 97.8, थोड़ी सी साइज इंक्रीज हुई फ्लोरीन से क्लोरीन तो 103। नेक्स्ट और साइज इंक्रीज हुई 101, आयोडीन और साइज इंक्रीज हो गई बच्चों, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो आप देख सकते हैं, सराउंडिंग की साइज से चेक कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करिए, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा बच्चों। तो नेक्स्ट था ये पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग, यहाँ तक हो चुका था। अगला आता है बैक बॉन्डिंग। जैसा कि हमने अभी समझा था, स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट समझा था, बैक बॉन्डिंग क्या होता है। अब हमें समझना है कि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए, साइड एटम टू सेंट्रल एटम, जो भी सराउंडिंग में एटम होंगे वो अपना लोन पेयर किससे डोनेट करेंगे? सेंट्रल एटम को डोनेट करेंगे। यहाँ पर फ्लोरीन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर भी कर सकता है, फ्लोरीन भी कर सकता है। जब तीनों डोनेट करेंगे तो उस कंडीशन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और क्या हो सकता है? सेंट्रल एटम भी साइड एटम को डोनेट कर सकता है। यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने सिलिकॉन को अपना लोन पेयर डोनेट किया। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं बच्चों, उससे आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड एंगल पर किस तरह से बैक बॉन्डिंग इफेक्ट से किस तरह से बॉन्ड एंगल वेरी कर रहा है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बट नेट इफेक्ट ऑफ रिपल्शन इज 0। क्या मीनिंग है देखिए यहाँ से, एक एग्जांपल देखिए। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन ऑफ sp2, हाइब्रिडेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2
और बॉन्ड एंगल इंक्रीज। कैसे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, शायद हम बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल किस तरह से अफेक्ट हो रहा है वो हम समझ पाए बच्चों। तो यहाँ से आप देखिए एन, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उससे शायद आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाए। ये है ट्राई मिथाइल अमाइन, ये है ट्राई मिथाइल अमाइन। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है बच्चों, एक लोन पेयर, और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, 3। तो 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4, देन हाइब्रिडेशन इज sp3, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइसिलाइल अमाइन। नाइट्रोजन लोन पेयर, इस बार कार्बन की जगह क्या आ गया, सिलिकॉन, तो इसे कहा जाता है ट्राइसिलाइल अमाइन। अब आप देखिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, सिलिकॉन को देगा। यहाँ पर बनेगा p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, किसका फॉर्मेशन हुआ है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ही p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, इससे होगा क्या बच्चों, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अब कहाँ पार्टिसिपेट कर चुका है, सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, SiH3। अब जैसे ही लोन पेयर चाहे फर्स्ट सिलिकॉन के पास जाए, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, किसी के पास में भी जाए, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों बॉन्ड में आ जाएंगे बच्चों। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। अब हुआ क्या, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन। और याद करिए sp3 में s परसेंटेज कितना है, यहाँ पर 25%, जबकि यहाँ पर sp2 में s परसेंटेज कितना है, 33.33%। और याद करिए जैसा कि आपको समझाया था बच्चों, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। जितना ज़्यादा s परसेंटेज होगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के कारण भी बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद आप बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल किस तरह से अफेक्ट हो रहा है आसानी से समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देखें एक और, कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन थायोनील हैलाइड। क्या हम इस थायोनील हैलाइड में बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं क्या। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं यहाँ से, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना है, θ1। क्लोरीन बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना है, θ2। और ब्रोमीन की यदि हम बात करें तो ब्रोमीन बॉन्ड एंगल की वैल्यू, ब्रोमीन सल्फर ब्रोमीन बॉन्ड एंगल θ2। और इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है शायद आप आसानी से समझ गए होंगे कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, Br ब्रोमीन सल्फर ब्रोमीन। साइज ज़्यादा है बच्चों, साइज ज़्यादा होगी तो स्टेरिक रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा तरीका, इससे आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और S परसेंटेज ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब S परसेंटेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर S परसेंटेज, जहाँ पर भी S परसेंटेज ज़्यादा होंगे ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव साइड ऑफ एटम, एंड जहाँ पर लेस S परसेंटेज होगा ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रो नेगेटिव साइड एटम। क्या मीनिंग है, यहाँ से ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको याद हो sp3d हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये है sp3d हाइब्रिडेशन की बात करें, ये है ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों। इस ट्राइगोनल प्लेनर और इन तीनों बॉन्ड को तो क्या नाम दिया था, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये 2 बॉन्ड है, ये कहलाता है एक्सियल बॉन्ड। आपको यदि याद हो तो एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर होता है लेस S परसेंटेज कम होगा एज कंपेयर टू किसके, S परसेंटेज टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इन इक्वेटोरियल बॉन्ड में कंपेरेटिवली मोर S परसेंटेज होगा। जितना ज़्यादा S परसेंटेज होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। इसे भी देख सकते हैं यहाँ पर S परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल भी कितना है, 120। यहाँ पर S परसेंटेज कम है तो बॉन्ड एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर S परसेंटेज कम है वहाँ पर किसे रखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं बच्चों, यहाँ से PF2Cl3 जैसे एग्जांपल हमने लिया है PF2Cl3, इसमें हमें फ्लोरीन और क्लोरीन को प्लेस करना है। ये 3 बॉन्ड हमने बना दिए और 2 एक्सियल बॉन्ड बना दिए। लेस S परसेंटेज, जहाँ पर S परसेंटेज कम होगा ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की।
तो फ्लोरीन को आप कहाँ पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पर S परसेंटेज कम होगा वहाँ पर आप रखेंगे फ्लोरीन को। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसे कहाँ पे रखेंगे आप, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए। तो ये है S परसेंटेज के अकॉर्डिंग एलिमेंट का अरेंजमेंट। देख सकते हैं यहाँ से अब बॉन्ड एंगल किस तरह से अफेक्ट हो रहा है उसका S परसेंटेज से भी। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें यहाँ से, CH4 की बात करें हम। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3। कार्बन हाइब्रिडेशन sp3, S परसेंटेज कितना, 25% बच्चों। तो सभी बॉन्ड के अंदर बात करें तो सभी में परसेंटेज कितना होगा, 25, 25, 25 और 25%। जब ऑल सराउंडिंग एटम्स आर हाइड्रोजन 25%। लेकिन अपोजिट देखिए, हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्लेस कर दिया। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्लेस किया है, अभी हमने क्या सीखा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट वेयर S परसेंटेज आर लेस। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, तो यहाँ पर S परसेंटेज क्या हो गया जाएगा, 25% से कम होगा। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल सम कितना होना है, टोटल सम तो 100% ही होना है। तो एक तरफ यदि S परसेंटेज कम हुआ है तो दूसरे पार्ट में, एक तरफ S परसेंटेज कम हुआ है तो दूसरे पार्ट में S परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चों, मोर देन 25%। और जैसा कि अभी आपने सीखा, यदि S परसेंटेज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। यहाँ पर S परसेंटेज ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 109 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर सभी 25% है तो S परसेंटेज सेम है तो बॉन्ड एंगल 109.28। लेकिन अब हमने कहा कि यहाँ पर S परसेंटेज 25 से ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी 109.28 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर S परसेंटेज कम है तो बॉन्ड एंगल भी 109.28 से थोड़ा सा कम होंगी। तो ये है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट S परसेंटेज का। बहुत अच्छी तरह से समझिए, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है S परसेंटेज से रिलेटेड आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है बच्चों, और यहाँ पर 3 फ्लोरीन है। तो आपको करना क्या है, आपको इस बॉन्ड के अंदर यहाँ पर S परसेंटेज कंपेयर करना है। जहाँ पर आपको S परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा उसके बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो बेंट रूल है ये एक तरह से, लेकिन हमने S परसेंटेज से कंपेयर किया है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखिए, S परसेंटेज इन तीनों पे कंपेयर करके आप अपना आंसर निकालिए। आपका आंसर बहुत ही आसानी से आएगा। जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी ही अप्लाई करें, ट्राई करके देखेगा, आंसर जरूर आएगा आपका। नेक्स्ट आता है सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर, जिसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। इंटर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। 2 न्यूक्लियस आपको दिए गए हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करेगी, साइज पर डिपेंड करेगी, क्योंकि साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम पर भी डिपेंड होगा, लोन पेयर ज़्यादा होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड, सिंगल से डबल बॉन्ड हुआ, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल होते ही और बॉन्ड लेंथ कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं आपके कुछ फैक्टर्स, एक एक करके हम इसे समझते हैं बच्चों। सबसे पहला है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की साइज, सिंपल साइज की साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, या फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। सबसे बड़ी साइज किसकी है, आयोडीन की साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी बच्चों। तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द बॉन्डेड एटम, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि रिपल्शन होगा। एक एग्जांपल देखिए बच्चों, हमें चाहिए नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रिपल्शन होगा।
और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड की लेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट फैक्टर आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ए सिंगल बॉन्ड ए, बॉन्ड ऑर्डर 1, ए डबल बॉन्ड ए ट्रिपल बॉन्ड ए। जितना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते चले जाएंगे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड फैक्टर से देख सकते हैं यहाँ से। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो देख सकते हैं Z की बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो कंपेयर कर पाएंगे हम यहाँ से। तो आप यहाँ से इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन भी हम डिस्कशन में ले लेते हैं, ये आप लोग सिंपल तरीके से कर पाएंगे। यहाँ से आप देखिए ये है आपके पास में OCl माइनस, नेक्स्ट वन इज ClO3 माइनस एंड नेक्स्ट वन इज ClO4 माइनस। इनमें आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान से समझिए। इन क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन यहाँ पर हम क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है और पाई बॉन्ड सभी के बीच में रोटेट होगा। जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाए थे बच्चों, वहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका समझाया था। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5/3, ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। वापस देखिए यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। क्या सिखाया? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड 7/4। और अब क्या रिलेशन यूज करेंगे? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ से आएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, तभी हम इसे कर पाएंगे। तो ट्राई करिए इन क्वेश्चंस के आंसर को निकालने के लिए। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका और ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा ही हो गया है। ऑर्डर आप लोग बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यही पॉइंट अभी आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर भी रेजोनेंस और ये मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। एग्जाम्पल देखिए यहाँ से CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड और FH बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस FH बॉन्ड के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। इसी क्वेश्चन को यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन सभी में सेम है बच्चों, हाइड्रोजन सभी में सेम है। ये है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आप याद करके बताइए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन साइज का ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन साइज क्या होती जाएगी? साइज डिक्रीज होती चली जाएगी। और जैसा कि हमें पता है साइज डिक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आप इससे भी आसानी से इसे फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड लास्ट वन परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसके लिए भी आपको बताया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। देख सकते हैं एग्जाम्पल्स को, इससे भी आप कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को निकालना चाहें। एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, शायद आप लोग याद कर इसे समझ पाएँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बॉन्ड लेंथ कितना है? X है बच्चों। कौन सी? कार्बन हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए सारे ही कौन से हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर एक फ्लोरीन आ गया, क्या सिखाया तभी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो S परसेंटेज लेस देन 25%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? S परसेंटेज मोर देन 25%। क्यों? क्योंकि सम तो 100% ही होना है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो S परसेंटेज
लेस देन 25%, S परसेंटेज लेस देन 25%। तो इस बॉन्ड की यदि हम बात करें तो S परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चों, मोर देन 25%, थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों, इन दोनों बॉन्ड में डिक्रीज हुआ तो कंपेरेटिवली इधर इंक्रीज होगा। उसी तरह से यहाँ पर एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, S परसेंटेज लेस देन 25, S परसेंटेज लेस देन 25, S परसेंटेज लेस देन 25। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर यदि हम बात करें तो S परसेंटेज मोर देन 25%। और अभी आप पॉइंट ही समझ चुके हैं कि जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी बच्चों। तो Z सबसे कम होगी, Z की हम बात करें तो सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, X ज़्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा बच्चों, X, Y, W एंड Z। तो इस तरह से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, किसे, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन गैसियस स्टेट, वही कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। सिंपल सा मीनिंग है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। बस होना कौन सा चाहिए, 1 मोल होना चाहिए और गैसियस स्टेट होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसा कि हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन की बात करें तो बॉन्ड लेंथ आप देखिए यहाँ से, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं किसे, बॉन्ड एनर्जी को। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ से, CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr और CI, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, साइज इंक्रीज होती जा रही है, साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट वापस कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हेवियर द आइसोटॉप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, जितना ज़्यादा हेवियर आइसोटॉप होगा, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रीटियम की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हेवियर कौन सा है, ट्रीटियम, ट्रीटियम सबसे ज़्यादा हेवियर है। तो देन उस कंडीशन में उसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर, लास्ट पैरामीटर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से O डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसी तरह से हम F2O-2, इसकी यदि हम बात करें, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी सेम होगी। F2O-2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1। N2CONO+, तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू तीनों में ही क्या रहेगी, सेम। और कितना बॉन्ड रहेगा, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ही क्या है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आपके लिए आज के टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों। बॉन्ड एंगल, सभी फैक्टर्स को एक साथ यूज करें, जितना भी आपको समझाया है उन फैक्टर को यूज करके आप इस बॉन्ड एंगल के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ से, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पैरामीटर भी यूज में आ रहा है, और सभी कॉन्सेप्ट को हमने मिक्स करके क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग ट्राई करिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। बॉन्ड एंगल के बाद में सभी का मिक्स क्वेश्चन, वापस सेम कॉन्सेप्ट पर अगेन एक और क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, सारे हमारे कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगेन एक और सेम क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन, रीजन ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। अगेन एसओ बॉन्ड लेंथ, सब क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चों,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आप सभी क्वेश्चंस इजीली आपके बन जाएंगे बच्चों। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स सारे कंप्लीट किए और एक छोटा सा पॉइंट हमने समझा, उससे आपने देखा कि छोटे छोटे पॉइंट को जुड़ते 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 पूरा ही कॉन्सेप्ट हमारा एक साथ कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगली क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट और नई ट्रिक के साथ में अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बच्चों।